समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या संस्था के कार्य प्रणाली में बदलाव आना स्वाभाविक है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का समय डिजिटल का युग है, इसलिए संस्थाओं को अपने द्वारा किए गए कार्यों को विभिन्न डिजिटल माध्यम से लोगों के बीच प्रभावी रूप से रखना समय की मांग है। आइए हम जानते हैं कि अपनी संस्था के लिए एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, डिजिटल उपस्थिति और संचार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एंथनी सर का, उदय जी का, वीवाई के टीम का, बॉस टीम का और सबसे जो अहम लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स, उनका मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, बॉस इंडिया की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पीछे हमने अपना हमारा जो वेलकम हुआ, रिकैप हुआ, क्वेश्चन हुआ, वोट ऑफ थैंक्स, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमारे जो पीछे गेस्ट थे स्पीकर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उसमें हमने बात किया था ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में, पॉलिसीज के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में। और इन तीन मुद्दों पे उन्होंने काफी संजीदगी से, काफी विस्तार में हमें इन चीजों के बारे में समझाया गया, जो साकार से थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और मुझे याद है सभी लोगों को ये बातें याद होंगी कि हम ऑफिस को मैनेज करते समय किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो छोटे छोटे एनजीओ कम से कम अपने उसमें रखें, पॉलिसी रखें। और एक और जो दो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, क्या क्या हम डॉक्यूमेंट करें और रिपोर्ट कैसे राइट करें, छोटी छोटी चीजों को, चूंकि आप लोगों ने बहुत विस्तृत ढंग से इन चीजों को रखा और मुझे लग रहा है याद भी होगा। समय के चलते इस चीज को हम फिर से वो करें तो शायद, तो ये तीन जो चार चीजें हैं उसको हम लोगों ने उस कार्यक्रम में, उस मॉड्यूल में जानने की कोशिश की थी। आज का जो हमारा मुद्दा है, आज जिन हम चीजों पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, कभी नीड असेसमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एनजीओ का जब हमें कोई एक्टिविटी करनी होती है तो हम ये बोलते हैं कि पहले नीड मैप कीजिए, क्या वहां। तो सेम वैसे ही आज के उसमें हमारा जो मुद्दे हैं, जो तीन चार, एक मैपिंग स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग, एक तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, एनजीओ हैं, इस तरह। तो अपने स्टेक होल्डर्स को कैसे हम मैप करें, उनके क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं, उनको कैसे जाने। इसके बाद एनजीओ के साथ, सीएसआर के साथ, गवर्नमेंट के साथ कैसे हम अपने पार्टिसिपेशन स्ट्रेटजी को डेवलप करें। इसके बाद जो सबसे बड़ी एक बात और जानने को हम लोगों को मिलेगी कि हम कैसे अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाएं, वो चाहे डिजिटल कम्युनिकेशन की बात हो, उसमें हम वेबसाइट, सोशल मीडिया टूल्स और डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करेंगे। और इसके बाद हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा, वो लॉन्ग टर्म और क्या हमारे पर्सपेक्टिव प्लान होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला चीज जो है, जो हम लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी मॉड्यूल में था तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, पर जो मेन बात है वो है स्टेक होल्डर का मतलब क्या है। ये हम सब कोई जानते हैं, पर फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में आप सबों को बताना चाहता हूं कि बेसिकली स्टेक होल्डर उन लोगों है, वो व्यक्तियां हैं, संगठन हैं, जो कि हमारे कामों के साथ, वो प्रोजेक्ट हो, वो संस्था हो, या कोई छोटा कार्यक्रम भी हो, उसके साथ दूर दूर तक जो जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इंटरनली, एक्सटर्नली। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कम्युनिटी बेस्ड हो या इंटरनेशनल हो, जो हमारे साथ, हम जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, आइदर इन्वॉल्व हुए हैं, या हम जो बोलेंगे उससे वो लोग
इम्पैक्टेड होगा या उनके ऊपर असर होगा, वो हर व्यक्ति या हर संस्था स्टेक होल्डर के दायरे में आ जाता है। स्टेक मतलब जिसपे उनका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, आइदर उसमें जुड़ा हुआ है या वो प्रोग्राम से वो इम्पैक्ट होगा, तो उन सब लोग स्टेक होल्डर में आते हैं। इतना तो आप सबों को जो लोग है आपको मालूम है, पर फिर भी मैं सब एक पेज में डालने के मैं ये बोल रहा हूँ। तो अभी स्टेक होल्डर पहचानने के लिए हमें कुछ प्रश्न करना होगा कि कौन लोग हैं। तो पहला है कि टू हुम डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव लीगल ऑब्लिगेशन, लीगली किसके ऊपर संस्था निर्भरशील है या जिसके ऊपर वो जवाबदेही रखता है। जैसा हमारी संस्था अगर हो तो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हो, जनरल बॉडी के मेंबर हो, जिन कम्युनिटी, तो ये लीगल है। सरकार हो, डोनर हो, जिनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है या लीगली हम लोग एकदम जवाबदेही देने के लिए एकदम मजबूर है, हमारे गवर्निंग बोर्ड हो, जनरल बॉडी मेंबर हो, हमारे सरकार हो, जिनसे हमने FCRA सर्टिफिकेशन लिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन लिया, इनकम टैक्स हो, जिनके साथ हमारा लीगल एक बंधन है, तो वो सब लोग हमारे संस्था के स्टेक होल्डर हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखिए, who might be positively or negatively affected by the organization decision or activity। तो हमने जो संस्था में जो डिसीजन लिए, सोचे हमने डिसीजन लिया कि 18 साल की ज्यादा उम्र को ही हम नौकरी में लेंगे, ये डिसीजन से बहुत लोग इंपैक्टेड होंगे। या हम बोल दिए कि सोचिए कि बहुत सारे संस्थाएं बोल देते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में काम करेंगे, साउथ इंडिया में काम करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में काम करेंगे या सेंट्रल इंडिया में काम करेंगे। तो हमारे कामों से जिस क्षेत्र को हमने लिए सेंट्रल इंडिया, सोचा मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे बोले, तो वहां के लोग पॉजिटिवली इंपैक्ट हो गए। जैसे IGSS एक समय उन्होंने हमें लिखा कि सर क्यों आप साउथ में काम नहीं करना चाहते हैं, कोई डोनर नहीं है, हमारा यहाँ और भी प्रॉब्लम है, आप समझने की कोशिश करें, डिसीजन चेंज करिए, साउथ में काम कीजिए। और तब हमें डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है साउथ में हम काम नहीं करेंगे, पर अगर बहुत समस्या हो तभी काम करेंगे। इसलिए केरला में जब फ्लड आया, हम केरला में काम करना शुरू कर दिए। तो ये सब लोग हमारे डिसीजन से, हमारे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सब इंपैक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है, who is likely to express concern about the decision or activity of the organization। जो लोग शायद पॉजिटिव और नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो, पर वो कुछ बोलना चाहते हैं हमारे संस्थाओं को कि आपने जो ये डिसीजन लिया ये सही नहीं। सोचिए हमारा डोनर सोचे रहते हैं अमेरिका में या ब्रिटेन में या यूरोपियन यूनियन के कोई देश में, और वो हमारे डिसीजन से, अगर हम डिसीजन लिए कि हम महिलाओं के साथ ही काम करेंगे, तो कोई एक डोनर है सोचिए जो बच्चों के साथ काम करता है, उन्हें कंसर्न हुआ कि देखिए आप लोग महिलाओं के साथ काम करेंगे, बच्चों के साथ भी काम करिए, क्योंकि भारत में बच्चों के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो वो हमारे शायद लीगल ऑब्लिगेशन नहीं कुछ है, पर वो कंसर्न दिखाते हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर में आ जाता है। Who has been involved in the past when similar concern needed to be addressed। सोचिए उत्तराखंड या सोचिए बंगाल में या उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफान आया था एक समय, उड़ीसा में सोचिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1999 में, तब IGSS ने उड़ीसा में बहुत सारी NGO के साथ काम किया। सोचिए 20 साल बाद उड़ीसा में फिर से तूफान आया फॉर एग्जाम्पल, तो जिनके साथ हम 20 साल पहले काम किए थे और आज वो लोग अभी मेरा स्टेक होल्डर हो गया, हमें जाके खोजना पड़ेगा कि वो संस्था अभी है कि नहीं, क्या वो काम कर पाएगा कि नहीं, या वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकता है कि 20 साल पहले IGSS यहाँ पे काम किया था इसी समस्या को लेके, तो क्या हम फिर IGSS को बोल सकते हैं मदद देने के लिए। तो वो लोग भी हमारे स्टेक होल्डर हो जाता है। Who can address specific impact। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कोरोना के लिए उदय जी से, और हम लोग बोले कि IGSS और विश्व युवा केंद्र क्या एक साथ काम कर सकते हैं स्पेसिफिक इम्पैक्ट करने के लिए कि कोरोना के परिस्थिति को कैसे अच्छा किया जाए,
वो वैक्सीन को रिलेटेड हो, माइग्रेंट वर्कर को रिलेटेड हो या अवेयरनेस को रिलेटेड हो, क्या हम कर सकते, तो हम लोग स्टेक होल्डर हो गए। तो इसी तरीके से स्टेक होल्डर का दायरा बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा दुखद बात है कि हम एनजीओ जो फील्ड लेवल में काम करते हैं, हम गोल, ऑब्जेक्टिव, रिजल्ट, इंडिकेटर, इन सब में तो ध्यान दे देते हैं, बट स्टेक होल्डर में ध्यान नहीं देते हैं। और आज आपसे ये बात करने का मेरा एक ही मकसद है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम स्टेक होल्डर को चयन नहीं करेंगे, नहीं पहचानेंगे कि वो कौन है जो इस प्रोजेक्ट से रिलेट हो सकता है, क्योंकि दो प्रकार से हो सकता है। जैसे सोचिए, मैंने जो बड़ा गलती किया, मैं पहला गलती आपको बता रहा हूँ। मैं अपने गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप 2000 में जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया था, तो मैं अपने ही गांव में महिलाओं के साथ जोश में आके एकदम 20 साल 21 साल उम्र का लड़का जोश के साथ आके गांव गांव जाके महिलाओं को इकट्ठा किया, ग्रुप बनाए और उनको बैंक में लिंक कर दिया। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। 1 महीना बाद महिलाओं मीटिंग में थोड़ा कम आने लग गए। जो लोग आए उनके गालों में, कंधों में मार का दाग, मैंने कोई उसे उन लोगों को मारा है, उसका दाग काला पड़ गया आंख में, सर पे। मैं हैरान होने लगा कि आप लोगों को कोई मार रहा है क्या? तुम लोग नहीं, हम गिर गए थे, हम ऐसा हुआ था, खाना पकाते हुए लग गया था। पर कॉन्टिन्यूअसली महिलाएं गिर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली महिलाओं को खाना पकाने में लग रहा है क्या? क्या कारण है? और जब मैं घुसने लगा भीतर तो पता चला कि क्योंकि मैंने महिलाओं के साथ मीटिंग किया था, पुरुष लोग डर गए थे। यही तो एंटोनी अभी महिलाओं को संगठन करके हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देगा, तो मेरे पत्नी को पीटो, मारो और धमकाओ कि ये लोग मीटिंग में ना जाए। देखिए मैंने कितना बड़ा गलती किया। महिलाओं के साथ काम करने के जोश में, महिला तो मेरा स्टेक होल्डर है ही है, मैंने पुरुषों को अपना स्टेक होल्डर मानने के लिए सोचा तक नहीं। कितना बड़ा गलती किया, और उसका खामियाजा मुझे नहीं मिला पर उन महिलाओं को मिला। और आज भी मुझे दुख होता है कि मैंने अगर ठीक से स्टेक होल्डर एनालिसिस करता तो शायद उन महिलाओं को मेरे कारण मार नहीं पड़ता। आज भी मैं सो नहीं पाता हूँ जब कभी वो घटना मुझे याद आता है कि मैंने खुद देखा है। तो आप समझ रहे हो कि उस प्रोग्राम में पुरुष और महिला दोनों ही स्टेक होल्डर था, और मैंने सिर्फ एक स्टेक होल्डर को आगे बढ़ा दिया। दूसरा स्टेक होल्डर के मन में उत्पन्न हो गया संख्या, डर, गुस्सा, और वो गुस्सा मुझे नहीं दिखा पाया पर किसी और को दिखा। तो ये होता है गलती जब आप स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं करते। मैं एक गांव में नाम नहीं ले रहा हूँ, उड़ीसा के एक गांव में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, और वहां पे जब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक्चुअली वहां पे दंगा 2 समुदाय के बीच में लग गया। क्यों? क्योंकि एनजीओ ने आके सिर्फ एक समुदाय के साथ ही काम किया। दोनों समुदाय बहुत गरीब था, पर एनजीओ लोग आके एक ही समुदाय के साथ काम किया, तो दोनों समुदाय में एक समुदाय अमीर होता गया और दूसरा समुदाय जहां था वैसा ही रह गया। और जो लोग गरीब थे, एक दिन वो लोगों को गुस्सा आ गया, और जो अमीर हो गए थे उनके साथ झड़प लग गया, मार पीट, गंडगोल, और बहुत बड़ा कांड हो गया। तो यही होता है अगर आप स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं करेंगे। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस एक प्रोसेस है जिससे आप प्रोजेक्ट के पहले ही कौन कौन लोग इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, किनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, कौन मेरे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस ठीक से करेगा या गलत से करेगा, किनके साथ हम लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज आप जब बैठ के एनालाइज करोगे, वो होता है स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जैसा महिलाओं के साथ जब मैंने काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप और आगे बढ़ा, तो मैंने देखा हम लोग ने बोलता था कि बैंक से लोन लीजिए, समूह से लोन लीजिए, मनी लेंडर से मत लोन लीजिए। तो महिला लोग को तो पैसा मिलने लगा, पर मनी लेंडर के पास महिला नहीं जा पाया,
तो मनी लेंडर ने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट घटा दिया ताकि महिला उनके पास आए। 10 रुपया लेता था 100 रुपया में, अभी वो लोग बोले हम लोग 5 रुपया लेंगे, आ जाओ हमारे पास लोन लेने के लिए। तो देखिए प्राइमरी स्टेक होल्डर, हमने जब काम किया तो मनी लेंडर को सोचा भी नहीं था, उतना नहीं सोचा था, तो वो लोग भी इम्पैक्टेड हुआ हमारा प्रोजेक्ट से, क्योंकि महिला अपना समूह से लोन लेने लगा तो मनी लेंडर से लोन लेने नहीं लगा। महिलाओं के लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप, पर मनी लेंडर के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पर मनी लेंडर और महिला दोनों ही डायरेक्टली अफेक्टेड हुआ, तो वो लोग हो गए प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। सेकेंडरी, दोज हु आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या हुआ, पुरुष इनडायरेक्टली अफेक्टेड होने लगा, पॉजिटिवली होने लगा। बहुत सारी महिला लोन लेके अपने पति को ही देता था, उनका बिजनेस में ही लगाता था औरत लोग, तो वो लोग सेकेंडरी हो गए। तो बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी, पंचायत मेंबर हो गया सेकेंडरी, बैंक हो गया सेकेंडरी। तो इस तरीके से हमारे स्टेक होल्डर को अगर आप मैप करना शुरू करोगे तो 2 कैटेगरी में जनरली गिरता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी क्यों स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का फेलियर या उसका सक्सेस पूरी स्टेक होल्डर के ऊपर निर्भर करता है। अगर स्टेक होल्डर आप समझ लो और उनके साथ पहले से इन्वॉल्व हो लो, इसलिए नंबर 1 पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन मैंने रखा है कि आइडेंटिफाई करिए कि स्टेक होल्डर कौन लोग हैं जो लोग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा, जो आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा, कौन इस प्रोजेक्ट को विरोध करेगा। मुझे मालूम है मेरे गांव में जब मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया तो जो रूलिंग पार्टी था पंचायत में, उनको लगा कि एंथनी शायद ग्रुप करके हम लोग का पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध खड़ा कर रहा है, तो वो लोग इन्फ्लुएंस करने लगा। तो उसके पहले ही मैं उनके साथ जाके पंचायत मेंबर के साथ बात करके उनको इन्फ्लुएंस करके कि नहीं, मैं महिलाओं के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई राजनीतिक एम्बिशन नहीं है, आप ही रहिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने समझा कि अच्छा, तब एंथनी हमारे लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, वो हमारा ही काम, सरकार का ही स्कीम को आगे बढ़ा रहा है, तो उसने पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने लगा। इतना भी हुआ, सोचे मैं एंथनी हूँ, मेरे ही गांव में मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं क्रिस्तीय समुदाय से हूँ, तो बहुत सारे मैंने महिलाओं के साथ काम किया। तो जो अमीर महिलाएं थे परिवार से, मैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया, मैंने सोचा कि वो लोग तो ऑलरेडी अमीर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीब महिलाओं के साथ मैं काम करूंगा। पर अमीर घर के महिला लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरे विरुद्ध काम करने लगा कि वो तो एंथनी क्रिश्चियन है, सबों को क्रिस्तिया बना देगा, और पूरा गांव में फैला दिया। तो देखिए कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मैंने स्टेक होल्डर एनालिसिस ठीक से किया ही नहीं, फिर उस समस्या को मिटाने में मेरा एनर्जी चला गया, जो असल काम करना था वो नहीं किया। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है और उन हर एक स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पंचायत में जाके बात की, मैं फिर इन अमीर महिलाओं के साथ मैंने काम किया और उनका अलग से ग्रुप बना दिया ताकि वो लोग खुश रहे। मैंने बोला ठीक है मैं आती है, आंटी लोग आप या दीदी लोग आपके साथ हमने काम नहीं किया, मेरा गलती हो गया, चलिए आप लोग का एक ग्रुप बना देते। तो लोग खुश हो गया, फिर वही लोग मेरे बारे में अच्छा बोलने लगा, दल के बारे में अच्छा बोलने लगा, समूह के बारे में। तो रिस्क प्लानिंग, एक्टिव कोलैबोरेशन, हर स्टेक होल्डर के साथ आपको एक्टिवली कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोजेक्ट फेलियर होगा कि सक्सेस होगा। पैसा के ऊपर, आपके पास पैसा है, प्रोजेक्ट है, सब है, पर स्टेक होल्डर अगर आप एनालाइज ठीक से नहीं किया तो स्टेक होल्डर आपका प्रोग्राम को फेलियर कर सकता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, पर इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं कि स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव, उनका जो सोच, उनका जो इन्वॉल्वमेंट एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट समय के साथ चेंज होते रहता है। मैंने आपको बोला था पहला टाइम में पुरुष लोग विरोध किया, फिर सेकेंड टाइम में जब वही महिलाएं पैसा लेके, लोन लेके, 6-7 महीना बाद लोन लेके अपने ही पति को लोन देने लग गया उनका काम में,
तो पति लोग आने लगा मेरे पास कि मेरे पत्नी को भी ग्रुप में ले लीजिए, मेरे पत्नी को भी ग्रुप में ले लीजिए। शुरुआत में पुरुष लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया था मेरे प्रोजेक्ट में। 6 महीना बाद पुरुष लोग पॉजिटिव इंपैक्ट करने लगा, और 1 साल बाद पुरुष लोग आके मुझे बोलने लगा, सर आप तो महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं, पुरुषों का भी ग्रुप बनाइए। अब देखिए किस तरीके से एक ही स्टेक होल्डर समय के साथ उसका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। द टीम शुड आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स इन द प्रोजेक्ट डिजाइन फेज। जब आप प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तभी आपको आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि मेरे इस एरिया में कौन लोग स्टेक होल्डर है। मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों को एग्जांपल अच्छा लगे। रायगंज शहर में, रायगंज डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में, मैं एक संस्था के साथ सिंपल सा एक मोबिलाइजर था। उस समय 2001-2 का बात है, तब पोलियो का ड्रॉप वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिसेफ बहुत काम कर रहा था। जब हमने प्रोजेक्ट बना के यूनिसेफ को दिया, हमने कभी नहीं स्टेक होल्डर में मस्जिद के मौलवी लोगों को हम लोगों ने स्टेक होल्डर माना ही नहीं। मैंने आप सोचिए, पोलियो के साथ मौलवी जो मस्जिद में हमारे मौलवी जी लोग हैं, उनको मैंने सोचा ही नहीं। कितना बड़ा गलती देखिए मैंने किया। मैंने सोचा ये धर्म है और ये पोलियो का वैक्सीन है, कहाँ आता है। मैंने और भी स्टेक होल्डर एनालिसिस किया, महिला, सास, पति, ये सब मैंने स्टेक, पर मौलवी को मैंने कभी स्टेक होल्डर नहीं माना। पर जब वहां पे मैंने गया और पूरा मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे था, वो लोग ने पोलियो लेने मना कर दिया, तो मैं बहुत मुश्किल में आ गया। और तब मुझे लगा कि इस संकट से मौलवी जी लोग ही मुझे निकाल सकता है, क्योंकि मौलवी लोग अगर बोलेगा मस्जिद से कि जाओ वैक्सीन लो, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के औरत बच्चों लेकर आएगा ही आएगा। और तब हम लोगों ने मौलवी को स्टेक होल्डर बनाए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सेंसिटाइज की, और फिर उनके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट किए समुदाय को, तब वो लोग आना शुरू किया। तो देखिए, आप अगर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई नहीं करिएगा डिजाइन फेज में, प्रोजेक्ट जब बना रहे तभी अगर आप डिजाइन नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट के बीच में अड़चने आएगा ही आएगा। तो इसीलिए स्टेक होल्डर एनालिसिस डिजाइन फेज में भी करना है, और हर दिन जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, हर दिन आपको करना पड़ेगा। एट ईच न्यू फेज रिविजिट द ओरिजिनल स्टेक होल्डर एनालिसिस। हर फेज में 6 महीना गया, फिर से स्टेक होल्डर एनालिसिस, फिर देखिए कौन मदद कर रहा है, कौन मदद नहीं कर रहा है, कौन नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, कौन अभी तक दोस्त था पर अभी दुश्मन बन गया प्रोजेक्ट का, और उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करे, उनको कैसे जाके समझाए, उनको कैसे इन्वॉल्व करे। मैं जब बॉम्बे में धारावी में काम करता था और मैं HIV एड्स को लेके काम करता था, वहां पे ना धारावी बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, और टुकड़ा टुकड़ा मैंने एक छोटा छोटा मोहल्ला जैसा है, और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब छोटा छोटा गुंडा है वहां। वो लोग एकदम मैंने बहुत इन्फ्लुएंशियल, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, एकदम गुंडा जैसा, बॉम्बे में जो दादा वादा दिखाता है वैसा टाइप। तो मैंने क्या किया, वहां पे जब अवेयरनेस प्रोग्राम किया, बहुत कम लोग आते थे। HIV के बारे में सुनना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पे सेक्स के बारे में मुझे बात करना होगा कि कंडोम देना पड़ेगा, तो शर्म के मारे कोई आता नहीं था, कोई बोलते थे गंदा बात है। तो मैंने क्या किया कि उस स्लम के आसपास जो बड़ा दादा है जिनको सब कोई डरता है, उनको जाके मैंने पहला काम किया, समझाया। सर भैया, सर देखिए, मैंने सर बोलता था, लेकिन मेरा टैक्टिक था कि उनको मैं नाम देके, सर बोलने से सब कोई थोड़ा बहुत खुश हो जाता है, तो वो भी बहुत खुश हो गया कि बाबा सर बोल रहा है, हाँ बोलिए। तो मैंने बोला, सर देखिए, धारावी में हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप अगर बोल दो, थोड़ा सा भी बात अगर आप बोल दो, पूरा धारावी आपका बात सुनेगा। अगर आप थोड़ा सा सबको बता दीजिएगा कि ट्रेनिंग में आना ही है, तो सबको ही आएगा भाई, सर आपका बात सबको ही मानता है। बस वो बहुत खुश हो गया, उसने अपने चेला चामुंडा लोगों को सबको भेजा, जाओ बोलो, और बहुत लोग आए ट्रेनिंग में, और हम लोग ट्रेनिंग दे पाए। तो आपका स्टेक होल्डर को जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, उसी तरीके से आपका स्ट्रेटेजी भी होगा कि उनको कैसे इन्वॉल्व करें। किसी को आपको प्यार से
किसी को फूल का माला देना पड़ेगा, किसी के साथ आपको जाके बातें करना पड़ेगा, तो आपको स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। इसलिए स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, ये पिक्चर में 2 ऐसा ग्राफ आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ग्राफ नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने एकदम थ्योरी है, उस थ्योरी से मैंने इसको लिया है। अगर आप इस तरफ देखोगे, ये है पावर, जिसके पास शक्ति है, पावर है। जिनके पास कम शक्ति है वो नीचे तरफ है, और जिनके पास धीरे धीरे पावर बढ़ता है वो लोग ऊपर के तरफ। और नीचे का जो एरो है ये है इंटरेस्ट, इसका कितना इंटरेस्ट है, शुरू में लो है और धीरे धीरे हाई है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और स्टेक होल्डर एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं कि कौन ऐसे लोग हैं, संस्था है, जिनका हमारे प्रोजेक्ट में एकदम लो इंटरेस्ट है। जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जब कर रहे थे तो बच्चे हमारे लिए लो इंटरेस्ट है, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। यंग बॉयज और गर्ल्स को इंटरेस्ट नहीं है, मैं माता लोग ग्रुप बनाए, पैसा जमाए, तो वो लोग आ गया मेरा लो इंटरेस्ट ग्रुप, और उनका पावर भी लो है बच्चों का, तो वो आ जाएगा एक ग्रुप में, जिनको आपको सिर्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, सिर्फ देखना पड़ेगा कि वो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे, आपका प्रोजेक्ट को गलत ना कर दे, तो मॉनिटर करना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप होगा जिनके पास हाई पावर है पर लो इंटरेस्ट है, जैसे पुरुष लोग, वो लोग के पास पावर बहुत ज्यादा है, महिलाओं को अगर बुलाया है तो मत जाओ, तो कोई महिला नहीं जाएगा, पर उनका इंटरेस्ट महिलाओं के ग्रुप में आना बहुत लो है, इसलिए उनको कीप सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो लोग समस्या क्रिएट करेगा। जो मैंने गलती किया, पुरुषों का हाई पावर था और लो इंटरेस्ट था, पर पावर हाई था, और इसीलिए वो लोग झमेला क्रिएट किया मेरे लिए, पर मैंने उनको सेटिस्फाइड नहीं रखा, कि मैंने उनको बताया नहीं कि डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप पैसा महिला लोग जमाएंगे, आप ही ना, आप ही का परिवार में लाएगा, आप ही का संसार में लगाएगा वो पैसा, महिला तो अपने बाहर कहीं नहीं भेजेगा। तो ये मैंने नहीं किया, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, उनको सेटिस्फाइड रखना है। जिन लोगों का हाई इंटरेस्ट है पर लो पावर है, जैसे महिलाएं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कि वो आना, वो लोग ग्रुप करना चाहते हैं, पर पावर बहुत कम है, पति को पूछना पड़ेगा, सास को पूछना पड़ेगा, तो उनको इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जो हम लोग महिलाओं को ग्रुप में डाल के उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। और ऐसे बहुत ग्रुप होगा स्टेक होल्डर जो हाई पावर है और इंटरेस्ट भी हाई है, उनको आपको मैनेज क्लोजली करना पड़ेगा। तो मैं इसका डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा हूं कि जिनके पास हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है, these are most important stakeholders and you should prioritize keeping them happy with your project progress। वो जिनके हाई पावर है, शक्ति है और हाई इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाई पावर है, लो इंटरेस्ट है, उनका इन्फ्लुएंस है बहुत, इसलिए उनको सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है। लो पावर हाई इंटरेस्ट है तो उनको आपको इंफॉर्मेशन देके रेगुलरली उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा, और लो पावर लो इंटरेस्ट है तो उनको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देते रहिए ताकि वो खुश रहे, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा, इसी को अगर हम लोग थोड़ा बहुत ये करें तो जो इस एरिया में है जिनके लो पावर और लो इंटरेस्ट है, वो बेसिकली क्राउड है, वो भीड़ है। जो हाई पावर में है और लो इंटरेस्ट में वो कॉन्टेक्स्ट सेटर है, पुरुष लोग, मैंने बोला था सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, करने देगा कि नहीं देगा, झमेला करेगा कि नहीं करेगा, वो ज्यादा झमेला करता है। और जो लोग हाई इंटरेस्ट है और लो है, वो आपका सब्जेक्ट है, वो महिलाएं हैं जिनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। और प्लेयर्स होता है वो जिनके पास हाई पावर है, हाई इंटरेस्ट है, वो इस पूरा प्रोग्राम को तहस नहस या बहुत आगे कर सकते हैं। सरकार के पास हाई इंटरेस्ट था सेल्फ हेल्प ग्रुप करने का, और उनके पास पावर भी था क्योंकि उनके पास स्कीम है, पैसा है, तो वो बेसिक प्लेयर है। तो उनके साथ जुड़ के रहना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत
अच्छा होता, क्योंकि स्कीम मिलेगा, महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेगा, महिलाओं को लोन मिलेगा, तो वो होता है पीयर। तो ये जो पावर, इंटरेस्ट, ग्रीड बोल के जो ये थ्योरी है, मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, ये किताब का नाम है मेकिंग स्ट्रेटेजी, मैपिंग आउट स्ट्रेटेजिक सक्सेस बोल के किताब है। इसको अगर आप लोग खरीदेंगे, अमेज़न में ही मिलता है, ज्यादा दाम नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ के आप इसको और अच्छा से आप समझ पाएंगे। आपको और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप स्टेक होल्डर को पहचान लिए, ये लो इंटरेस्ट है, ये हाई पावर है, वगैरह वगैरह, तो इनके साथ आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत सोच समझ के इनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। इन क्या मोटिवेट करता है, उनका प्रायोरिटीज क्या है, उनका व्यू क्या है, पॉजिटिव व्यू है प्रोजेक्ट में या नेगेटिव व्यू है, आपको हमेशा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और संस्था को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे इनके साथ बात करें हम लोग, कैसे हम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें, हम इनको नोटिफाई करें हमेशा कि देखिए सर, देखिए मैडम, हम ये करने जा रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, नोटिफाई जरूर कर दीजिए। उसके बाद उनको इन्फॉर्म कीजिए कि सर हम लोग या मैडम हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, महिलाओं के साथ ऐसे काम करेंगे, उनको इन्फॉर्म, इससे ये होगा, इससे ये उन्नति होगा, उनको पूरा इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। फिर उनसे कंसल्ट कीजिए कि हम लोग तो ऐसा करना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो, आपका विचार क्या है, हम कैसे करें, कहां से शुरू करें, कौन महिलाओं को ले या कौन बच्चों को ले, कौन किसानों को ले, कंसल्ट करिए, फिर उनको इन्वॉल्व करिए कि अच्छा सर आपने बोला था ना कि वो किसानों के साथ काम करना है, आज हमारे साथ थोड़ा चाहिए ना सर, उन किसानों को अगर आप बोलेंगे तो आपका बात सुनेगा। इन्वॉल्व कीजिए, फिर उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, और फिर उनको छोड़ दीजिए, सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप ही अभिनेता हो, आप ही आगे बढ़ो। तो ये 6 पॉइंट जो है, नोटिफाई, इन्फॉर्म, कंसल्ट, इन्वॉल्व, कोलैबोरेट एंड एम्पावर, ये 6 चीज स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो अगर मैं ये पूरा स्टेक होल्डर एनालिसिस को संक्षेप में आपके सामने रखूं, तो बेसिकली ये है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर पीपल, आदमी इंसानों के लिए जो आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए हैं, उसके लिए पार्टिसिपेशन, गाइडेंस और अप्रूवल सिर्फ जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका जरूरत नहीं है, जो उनके साथ जरूरत जो जुड़े हुए हैं उन सबों का पार्टिसिपेशन, सबों का गाइडेंस और सबों का अप्रूवल बहुत जरूरी है, और यही बोलते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इफ दे डोंट अंडरस्टैंड और एग्री विद द प्रोजेक्ट, अगर आपके प्रोजेक्ट के साथ वो लोग नहीं समझेगा या आपके सहमत नहीं होगा, तो आपका प्रोजेक्ट को सक्सेस करने नहीं देगा, और प्रोजेक्ट सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बहुत जगह हुआ है, एनजीओ वर्कर को मार के भगा दिया है, उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है, पूरे लोग गांव उनको नहीं चाहता है, तो आपका स्टेक होल्डर आपका पूरा प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है। आपका कोऑर्डिनेटर जो प्रोजेक्ट का है वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, अगर वो गुस्सा हो गया या वो गलत हो गया तो वो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और उसके बाद जो मैंने आपको बोला कि आपको इसीलिए स्टेक होल्डर का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उनका सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, एक इस माध्यम से प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के और उनके साथ कॉन्टिन्यूअसली कम्युनिकेशन करके ही आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सही तरीके से कर पाओगे। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताया, और जो किताब मैंने आपको बोला है लिंक में, वो किताब भी आप अगर खरीदेंगे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा, पर मैंने आपको बहुत संक्षेप में बता दिया कि स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोजेक्ट के शुरू में और प्रोजेक्ट के बीच में कॉन्टिन्यूअसली आपको करना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करेगा, कौन ऐसे लोग जो आपको मदद नहीं करेगा, जो मदद कर रहा है उसको कैसे और भी मदद करे, उस पर आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, और जो आपके प्रोजेक्ट के विरुद्ध है उनको कैसे आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्त प्रोजेक्ट के बीच में दुश्मन बन जाएगा, बहुत सारे दुश्मन दोस्त बन जाएगा,
तो उसमें भी आपको एनालाइज करता रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट की रिजल्ट सही तरीके से गांव में, शहरों में काम हो और गरीबों को उत्थान हो, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो मेरा जो दूसरा प्रेजेंटेशन है वो है कम्युनिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और इस अगर आप ये मैं आपका मॉड्यूल में देखेंगे, यहाँ पे बोला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड यूज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल। आज जो आपके साथ हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, मैं देखा हूं जीवन में, मेरे जीवन के एक्सपीरियंस में, आप क्या कहते हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हो। मैं अभी आप लोगों को बोल सकता हूं कि आप लोग, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है, मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगा, अभी मैं निकल जाता हूं इस मीटिंग से, मैं जोर जोर से चिल्ला के गुस्सा दिखा सकता हूं। यही बात मैं मैडम से भी बोल सकता हूँ कि अजीत जी शायद कोई नहीं सुन रहा है, मुझे लगता है कि मेरा ये प्रोग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे माफ कीजिए, मैं इस प्रोग्राम से निकलना चाहता हूँ। देखिए, दो प्रकार, एक ही बात, मैं निकलना चाहता हूँ पर दो प्रकार से बोलता हूँ। इसलिए ये बात शायद आप सबको ही मालूम है कि क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पर कैसे बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि डायरेक्टर बहुत बुरा से बात करता है, कोऑर्डिनेटर एकदम अच्छा से बात नहीं करता है या करती है, इसीलिए स्टाफ छोड़ के चला जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, या रहता भी है तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है, बस पैसा के लिए, सैलरी के लिए, परिवार चलाना है इसलिए काम कर लेता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन प्रोमोट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन आपका कम्युनिकेशन देता है। मैं बहुत सारे ऐसे संस्था को जानता हूँ जिनका डायरेक्टर इतना अच्छा से बोलता है कि लोग 10 किलोमीटर पैदल भी चला जाएगा और काम कर देगा। मैंने ऐसा कोऑर्डिनेट, मैंने डायरेक्टर देखा है जो इतना प्यार से, इतना अच्छा से कम्युनिकेट करेगा कि वो दिन रात उसका वर्कर काम करे। सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ बात करने का जो शब्द है और तरीका है, तो इसे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन मोटिवेट करता है लोगों को। आप सोचिए, आप इतिहास में कहीं भी जाइए, मैं उपनिषद और वेदा जितना भी पढ़ा हूं थोड़ा बहुत, उसमें एक शब्द, एक चीज तो मैंने देखा है कि आदि में शब्द था और शब्द था ओम। तो आदि में ईश्वर भी नहीं था, सिर्फ शब्द था। बाइबल भी अगर खोलेंगे वहां पे भी लिखा है आदि में शब्द था, ईश्वर से भी पहले शब्द था। ये शब्द ही है जो आपको और मुझे जिंदा रखा है। जिस दिन मर जाएंगे सब रहेगा, पर ये सिर्फ शब्द नहीं रहेगा। तो शब्द से ही कम्युनिकेशन होता है। बड़े बड़े नेता, महाराजा, बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट है, सिर्फ बातों से लोगों को मोटिवेट करके लाया है और कुछ नहीं। तो इसलिए कम्युनिकेशन मोटिवेशन करता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको कहानी आगे भी बोला था, वही बात मैं बोल रहा हूँ, अगर पुराने लोग हैं तो सुन चुके होंगे। मैं झारखंड में, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता था बहुत साल पहले, और उनको बोले थे मदद में, वो लोग पैसा मांगा था AIGSS से कि हम लोग धान का बीज देंगे, और उस बीज के साथ, उस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना नहीं हुआ था, तो जिंक सल्फेट बोल के कुछ केमिकल फर्टिलाइजर है वो भी देंगे, ऐसा बोला गया था। तो हमने प्रोजेक्ट में लिखा, वो लोग प्रोजेक्ट में लिखा, मैं, हम लोगों ने अप्रूव कर दिया। कोऑर्डिनेटर, मोबिलाइजर, गांव के लोग हैं, मोबिलाइजर उनको बुला के बोला कि गांव वालों को बोलना एक पैकेट धान का बीज और जिंक सल्फेट का बोतल एक दिया जाएगा। कम्युनिटी मोबिलाइजर ने क्या सुना पता नहीं, उसने गांव में जाके क्या बोला पता नहीं, बीज भी बट गया, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर भी बट गया। पर जब इवैल्यूएशन के लिए डोनर हम लोग गए और लोगों को पूछे कि आपको धान का बीज मिला, हाँ मिला सर, तो कुछ और
कुछ कुछ ऐसा चीज जो मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ है? आप लोग सेटिस्फाइड है? तो बहुत लोगों ने बोला हाँ सर, हम लोगों को बोला गया था जीन्स पैंट दिया जाएगा, पर जीन्स पैंट तो नहीं मिला। हम लोग तो हैरान हो गए, जीन्स पैंट कब बोले? तो बाद में पता चला कि कोऑर्डिनेटर ने जिंक सल्फेट बोला, मोबिलाइजर गांव जाते जाते सल्फेट हट गया और जिंक में हो गया जीन्स पैंट। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप किस तरीके का इंफॉर्मेशन दे रहे हो, साफ दे रहे हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये जो कम्युनिकेशन मैंने दिया, क्या ये लोग सही तरीके से इंफॉर्मेशन गांव तक पहुंचाएगा? तो बहुत जरूरी है समझना। कम्युनिकेशन से ऑल्टरिंग इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, हमने देखा है कि हमने जब पंचायत के साथ जाके बात किया फेस टू फेस, तो उनका एटीट्यूड हम लोग के तरफ एकदम बदल गया। उनके एटीट्यूड अगर हमारे विरुद्ध था तो बोले हाँ एंथनी जी आपने आके अभी जब समझाए तो हम अभी समझे, ठीक है अभी आप समझ गए आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन करो। जैसे मैगजीन आईजीएसएस के बारे में शायद बहुत कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, पर अगर आईजीएसएस कम्युनिकेट ना करे मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने मैगजीन के माध्यम से, अभी उदय जी बोल रहे थे कि कोरोना के टाइम में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो अच्छा काम कैसे किया? इसी तरीके से किया कि हमने मैगजीन अपने ऑनलाइन लिख के हम लोग सबको कम्युनिकेट करते रहे, तो उससे लोगों का एटीट्यूड आईजीएसएस के प्रति और अच्छा होने लगा। हेल्प्स इन सोशलाइजिंग, लोगों से बात करना और एक साथ जीना, एक साथ रहना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन आल्सो असिस्ट इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस जो चल रहा है उसको किस तरीके से एकदम एक साथ रख के सही मार्गदर्शन में आप ले जाओगे, वो बहुत जरूरी है। देखिए पोलियो का कम्युनिकेशन जो अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर दे देता था, उनका कम्युनिकेशन नहीं था 2 बूंद पोलियो का डोज आपको पोलियो से मुक्त करेगा। वो लोग जिस प्रकार से भी गाना गा के बात करके, पर कम्युनिकेशन एकदम एक ही था। और उसी बात कोरोना में भी हम बोल रहे हैं हाथ धोइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, बार 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 ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप पूरा प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। हाउ टू डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ध्यान देना पड़ेगा। मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं, मैंने आपके साथ जो बात करना शुरू किया शुरुआती दौर में, अगर मैंने आपके मन में मेरे बातों से सही इंप्रेशन दिया है तो वो इंप्रेशन ही रहेगा। पर आपको शुरू में ही लगाया एंथनी तो कैसे बोल रहा है, अच्छा नहीं बोलेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप सही नहीं दे पाए तो आप दूसरा इंप्रेशन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आजकल डिजिटल में हम लोग एक दूसरे का चेहरा उतना नहीं देख पाते हैं, पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत होता है। आपके आंखों, आपके हाथ, आपके शरीर, ये जो नॉन वर्बल नहीं बात करके आप जो कम्युनिकेट करते हो आपके आंखों से, आपके चलने फिरने के से, आपका वर्ड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो रेस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत जगह आप अगर रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो तो वो आपके लिए आपका कम्युनिकेशन भी सही तरीके से जाएगा, और जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपका बात सुनेगा, क्योंकि सबको रेस्पेक्ट का भूखा है। लिसनिंग स्किल्स, बोलने से पहले सुनने का स्किल बहुत जरूरी है, कि हम सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। एक्टिव लिसन, हम लोग सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं वो ना, हर बात को सुने। स्टे फोकस्ड व्हेन यू लिसन, जब आप सुन रहे हो तो आप स्टे फोकस रहिए। अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स को रिस्पेक्ट करिए। कम्युनिकेशन इन ए नॉइजी एनवायरनमेंट, ये बहुत मुश्किल है, तो कम्युनिकेशन शांत एनवायरनमेंट में करना चाहिए। मेकिंग ओरल रिपोर्ट्स, आप ओरली बोलिए कि अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो, आप ये कहना चाहते हो। यूज द टेलीफोन, मोबाइल, अभी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब प्लेटफॉर्म आप लीजिए। गिविंग डायरेक्शंस एंड फीडबैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। डायरेक्शन भी दीजिए और फीडबैक भी दीजिए कि हाँ बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा किया, हाँ इसमें आप थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। तो ये जो
10 पॉइंट्स है यहाँ पे आपके सामने, 10 पॉइंट्स है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा बात है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए 15 स्ट्रेटेजी है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको मालूम है पर फिर भी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ। क्रिएट एन ओपन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, ऐसा संस्था में एक ऐसा जगह बनाइए जहां पे सब कोई बोल पाता है, डरता नहीं है, डर का भावना नहीं है, ओपन है। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन, महिला, पुरुष, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एलजीबीटी कम्युनिटी, कोई भी हो ऑफिस में, सब कोई अपना बात को करने के लिए साहस रखे। औरत ये ना समझे कि भगवान डायरेक्टर पुरुष है, कैसे बोलूं, गुस्सा कर लेगा, नहीं, वो डायरेक्टर तो ब्राह्मण है, मैं तो दलित हूं, मेरा बात तो सुनेगा ही नहीं, इस तरीके का मनोभाव ना हो सकता। मेक श्योर योर ऑर्गेनाइजेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, ऐसा ना हो कि आप बोल दिए बस सुनो, मैं बोल दिया आप फॉलो करो, ऐसा नहीं। टू वे कम्युनिकेशन, कि आप बोले हो और सुनो भी। इंटरेक्शन प्रोसीड्यूर रिजल्ट ओरिएंटेड हो, सिर्फ सुनना नहीं, मैं क्या जो बोल रहा हूं उसका क्या मतलब है वो समझना, और उसको करके रिजल्ट ओरिएंटेड हो। मैं अगर बोल रहा हूं ऐसे ही करो, ऐसे करने से ही ये होगा, ये सोच नहीं रखी। हमें सोचना है कि अच्छा ठीक है, ये इंफॉर्मेशन महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। मैं बोल रहा हूं चिल्ला के बोलो, कोई बोलेगा लिख के बोलो, कोई बोलेगा व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, तरीका अलग अलग हो सकता है, पर अल्टीमेट रिजल्ट है महिला तक वो कम्युनिकेशन पहुंचे। एम्प्लॉय मल्टीपल चैनल, सिर्फ बात करके नहीं, गाना गा के, नाटक के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से, देवाल लिखन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से मल्टीपल चैनल करिए, अपना जो मैसेज है वो कम्युनिकेट। ट्राई टू रिपीट इंपॉर्टेंट मैसेजेस, देखिए इसीलिए कोरोना के बारे में एक ही मैसेज कितना बार आपके फोन में दे रहा है, कभी अमिताभ बच्चन बोल रहा है, कभी अक्षय कुमार बोल रहा है, कभी मोदी जी बोल रहा है, कभी अरविंद जी बोल रहा है, तो एक ही मैसेज रिपीट करते जाइए तभी वो इफेक्टिव होगा। फोकस ऑन लिसनिंग, मेक श्योर कि आप अपना मैसेज सही तरीके से साफ शब्दों में बोलें। मेरा हिंदी बहुत खराब है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको स्पष्ट रूप से बोलूं, कि ताकि मेरा मैसेज जो है, मैं ये जो बोलना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लता मंगेशकर जी को जब बोला कि आपका राज क्या है, उसने बोला मेरा राज है जब मैं गाना गाता हूं, हर एक शब्द का उच्चारण मैं सही तरीके से करता हूं। तो कोई भी मैसेज हो, गाना के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, शब्द का सही उच्चारण और सही तरीके टोन में बात करना बहुत जरूरी होता है। अपने ऑब्जेक्टिव, अपना गोल जो है वो साफ साफ बोलना, और वाइटल इंफॉर्मेशन जो है, एकदम चाहिए इंफॉर्मेशन, जो हो सब एम्प्लॉइज में होना ही चाहिए, उसको आप एक बार मुंह पे बोलिए, और जगह जगह उसको पोस्टर बना के चिपका रख के रखिए, ताकि सबको इसको देखे। जैसा कि जहां भी जाइए, वेयर द मास्क, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, सब जगह इंफॉर्मेशन, तो वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए हमारा जब शुरुआती दौर में फोन में जब रिंग करते थे, कोरोना का अलग मैसेज आता था, कुछ महीना बाद अलग आया, कुछ महीना बाद फिर से अलग आया। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस को आपको चेक करना पड़ेगा कि अच्छा टेलीफोन में सुन रहा है, या मुझे अभी गाना गा के बताना पड़ेगा, या मुझे कोई फिल्म स्टार से बताना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग जल्दी से माने बोर हो जाता है, एक ही चीज अब एक ही तरीके से सुनाते रहो। मेक इंटरनल कम्युनिकेशन फ्रेंडली, ऐसे कम्युनिकेट कीजिए कि लोगों को सचमुच अपील हो। कंडक्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, जो हम लोग अभी कर रहे हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इसमें क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में। हम लोग एनजीओ वाले शायद पुराने ख्यालात के हैं, पर यंग जनरेशन अभी स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में। तो हम लोगों को उन सब वर्चुअल फील्ड को समझना होगा, इंस्टाग्राम में कैसे बोले, स्नैपचैट में कैसे। अभी कोई फेसबुक नहीं लेता, यंग जनरेशन अभी कोई फेसबुक नहीं देखता है, पुराने लोग हम लोग ही फेसबुक में, पर यंग जनरेशन इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, टिकटॉक में। और एडवांस में प्रिपेयर कीजिए, क्या बोलेंगे, बोलना है हाँ बोल देंगे चलो, नहीं, प्रिपेयर होके जाइए।
और अपना जो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है, बोलने का तरीका, आप हिंदी में अच्छे नहीं हो या अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो, या इन सब में आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम किया जाए, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। मैंने ये आपके सामने रख दिया, आप देख रहे हो, मैं इसको नहीं बोलूंगा, पर इसके अलावा जो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल स्पेस अभी का समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। जूम बोलिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बोलिए, गूगल मीट बोलिए, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग, वर्कशॉप सब चल रहा है, बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंसेस चल रहा है, 4-5 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सब डिजिटल। दूसरा डिजिटल स्पेस है व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे आए हैं, सिग्नल बोल के अभी नया आया है, वो भी है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है। इन सब में आप ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट खोल के रख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते नहीं फेसबुक नहीं, आपका संस्था का नाम में आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब में आपका अकाउंट खोल के रखिए, और कोई विशेष व्यक्ति को बैठाइए जो ये पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन, जो सोशल मीडिया का स्पेशल डिजिटल कम्युनिकेशन में, उसमें वो लोग ध्यान दें किस तरीके से बोलना है। इंस्टाग्राम में स्टोरी बनाना पड़ता है, आपका पॉजिटिव स्टोरी जो है, सोचिए किसानों के साथ आप काम कर रहे हो, उसको आपने ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग दिया, कैसे वो आगे बढ़ा, क्या क्या हुआ, वो सब चीज। फेसबुक में पॉइंट, ट्विटर में आपको किसको टैग करना है, किसको नहीं करना है टैग। अगर ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए तो प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग करना, अगर ये राष्ट्रपति तक पहुंचना चाहिए तो राष्ट्रपति को, अगर ये टाटा का कंपनी को पहुंचना चाहिए तो टाटा को टैग करना है, एंथनी जी को अगर समझाना, मैसेज देना है तो टैग कर लीजिए, लिंक्डइन। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा डिजिटल जो स्पेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो एक है सोशल मीडिया है, उसके अलावा भी आप डिजिटली ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। पूरा कोर्स जो आगे विश्व युवा केंद्र अपने केंद्र में बुला के रेसिडेंशियल करता था, आज सोचे मैं जलपाईगुड़ी में बैठ के दे रहा हूं, और आप अपने अपने घर में चेयर में बिस्तर पे सो के आप कम्युनिकेशन ले रहे हैं, और मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। डिजिटल है बोलिए। इंटरनेट फैसिलिटी आपके संस्था में है कि नहीं, कौन सा बैंड को आप लेंगे, कौन से वाला बैंड अच्छा होगा, ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बात है एथिक्स, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट्सएप में जो भी इंफॉर्मेशन आया, गलती कुछ भी आप फॉरवर्ड कर दिए सब उनको नहीं, फेसबुक में कुछ को भी आप फॉरवर्ड कर दिए नहीं, आपको समझना होगा कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो वेरीफाई करके ही मुझे देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 5 साल में, आजकल तो बोलते हैं 5 साल भी नहीं, हर 3 साल में आपके संस्था का स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए। और हम लोग जब आईजीएसएस प्राय 100 से भी ज्यादा एनजीओ के साथ काम करते थे, हम उनको जब चुनते थे अपने फंडिंग के लिए, हम ये देखते थे कि उनका स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, वो आने वाले 2-3 साल में करना क्या चाहते हैं देश में, या अपने गांव में, या अपने टारगेट एरिया में क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में इनोवेशन क्या चीज है, कुछ नया चीज है ना, कि वही पुराना सेल्फ हेल्प ग्रुप करेगा और क्रेडिट करेगा, लोन करेगा, महिलाओं को बकरी देगा और अचार का बिजनेस करेगा, क्या नयापन है उसकी। स्ट्रेटेजिक प्लान में वो निकल के आता है। प्रोएक्टिव है क्या, उनकी टीम में कौन लोग हैं। तो इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक प्लान का, क्योंकि एक डायरेक्शन देता है, एक मार्गदर्शन देता है संस्था को, और संस्था के बाहर जितने भी स्टेक होल्डर है उन सबको एक मार्गदर्शन देता है कि हाँ ये संस्था इस रास्ते से जाके इस जगह पहुंचना चाहता है। डोनर अट्रैक्ट होता है कि डोनर को लगता है कि हाँ ये संस्था सिर्फ संस्था नहीं बनाया है, इनका एक सपना है, ये कहीं और पहुंचना चाहता है। तो ये मोटिवेट करता है स्टाफ को भी अच्छा लगता है, वाह
आप कोई भी बड़े बड़े संस्था का वेबसाइट खोलिए, उनका स्ट्रेटेजिक प्लान पढ़िए। उस स्ट्रेटेजिक प्लान का इतना अच्छा होता है कि आपको मोटिवेट होता है कि इसमें ही हम लोग इस संस्था में ज्वाइन करें। आपका स्ट्रेटेजिक प्लान पढ़ के भी बहुत कोई आपको संस्था में पैसा देगा, बहुत सारे संस्था आपके साथ जुड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान जरूरी है और ये आपके हित के लिए, आपके अच्छाई के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में कैसे आप जाएंगे, आपका रूपरेखा क्या होगा, ये तय कराता है। अब ये कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है, देखिए ये स्ट्रेटेजिक प्लान में जब मैं पढ़ता हूं एज ए IGSS, जब हम लोग डोनर थे, हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते संस्था का मिशन क्या है, इस संस्था का दर्शन क्या है, क्या दर्शन, क्या विजन है, इनका सपना एस्पिरेशन क्या है। अगर हमें लगता है इस संस्था का कोई एस्पिरेशन ही नहीं है, इनका मिशन कुछ ऐसा है जो मिशन गलत लग रहा है, तो यह मिशन ही नहीं है, तो हम उस संस्था को पढ़ते ही नहीं, उस संस्था को लेते ही नहीं। और ये सब संस्था ऐसा करते हैं, आप भी करोगे। तो विजन, मिशन और एस्पिरेशंस, ये तीन चीज स्ट्रेटेजिक प्लान में होना ही चाहिए। कि आप क्या मिशन में हो, आप चांद जाना चाहते हो या दुनिया में कहां जाना चाहते हो, या क्या परिवर्तन लाना चाहते हो, आपका सपना क्या है, आपका कोर वैल्यूज क्या है। आपका कोर वैल्यूज अगर है लोगों में झगड़ा लगाना, या आपके कोर वैल्यूज है सद्भावना, आपके कोर वैल्यूज है सम्मान, आपके कोर वैल्यूज है प्यार मोहब्बत, तो आपका कोर वैल्यूज क्या है। और आपके संस्था, इतनी साल जो संस्था काम किया है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है, इनका अपॉर्चुनिटीज क्या है, इनका थ्रेट क्या है, SWOT एनालिसिस। पर आजकल SWOT एनालिसिस पुराना हो गया है, इसीलिए अभी SOAR बोलते हैं, SOAR, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, एस्पिरेशंस एंड रिजल्ट्स। ये बोलता है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी बोल के एक थ्योरी नया निकला है, अभी सबको इसी पे जोर दे रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस स्लाइड के बाद। तो SWOT एनालिसिस से आपको SOAR एनालिसिस में आपको SOAR एनालिसिस देना पड़ेगा कि आपके संस्था का स्ट्रेंथ क्या है, आपके संस्था के अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप एस्पिरेशन क्या सपना देखना चाहते हैं, आपका रिजल्ट आने वाले 3 साल 5 साल में आप क्या रिजल्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका स्ट्रेटजीज क्या है, आपका ऑपरेशनल टेक्टिक्स क्या है। स्ट्रेटजी तो बहुत बड़ा होता है, टेक्टिक्स होता है छोटा छोटा। महिलाओं के साथ अगर आप काम करें इस तरीके से करेंगे वगैरह। इंडिकेटर, आपका जो रिजल्ट है वो उसका इंडिकेटर क्या है, कैसे हम समझेंगे कि आप 3 साल बाद यहां से वहां पहुंचे, कैसे समझेंगे। और फिर आपका फंडिंग पैटर्न क्या है, आपको कौन संस्थाएं पैसा दे रही है, आप कौन संस्थाओं से पैसा मांग रहे हैं। ये चीज मैं जो आपके सामने अभी स्क्रीन में जो रखा हूं, ये चीज अगर आपका स्ट्रेटेजी पेपर में रहेगा, किस थीम में आप काम करेंगे, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, किसानों के साथ, माइग्रेशन को लेके, ट्रैफिकिंग को लेके, पॉलिसी को लेके रिसर्च करेंगे, आपका थीम क्या है, आपका संस्था काम क्या करेगा। अगर ये जो मैंने अभी आपकी स्लाइड में आप देख रहे हो, ये पॉइंट रहना ही चाहिए स्ट्रेटेजी, तभी ये पावरफुल स्ट्रेटेजिक प्लान। बहुत सारे संस्था में ये सही तरीके से नहीं रहता है, और जिन जिन संस्थाओं में रहता है वो संस्था देखिएगा कि बहुत आगे बढ़ चुका है। हम अपना स्ट्रेटेजिक प्लान करते ही नहीं, और करते भी है तो 5 साल पहले जो किया है 5 साल बाद उसी को कॉपी पेस्ट करके डाल देते, कुछ चेंज नहीं करते। वो हम लोग बहुत सारे डोनर समझ जाता है। तो आपको एकदम स्पेसिफिक आने वाले 3 साल में, अभी कोरोना के टाइम में आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, आप कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है, वो आपको करना पड़ेगा। अभी कुछ टूल्स, तो बहुत सारे टूल्स है, समय के अभाव में सब टूल को मैं नहीं बता पाऊंगा, पर एक नया टूल, क्योंकि SWOT एनालिसिस आपको सबको मालूम है इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर SOAR एनालिसिस ये जरूर आप लोग करिएगा। यूट्यूब में, गूगल में इसका भरपूर डॉक्यूमेंट है, आपको डॉक्यूमेंट का अभाव नहीं होगा।
तो सोर का एस का मतलब है स्ट्रेंथ। व्हाट कैन बी बिल्ड ऑन, जो आपके संस्था में ऑलरेडी है, जिसके लिए आपका संस्था बहुत गर्व महसूस करता है, जो चीज के लिए आपका संस्था आप सोचते हो कि ये चीज हमारे संस्था में है, हम बहुत अच्छा महिलाओं का ग्रुप बनाए, हमारे साथ किसानों का संगठन बहुत अच्छा है, हमारे संस्था में बहुत सारे डोनर पैसा देता है, हमारे संस्था के साथ सरकार जुड़ा हुआ है, तो ऐसा क्या चीज है इसके ऊपर आप गर्व महसूस करते हैं, वो है आपका स्ट्रेंथ, वो है आपका स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ है, उसके बाद एस्पिरेशन है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, आपका अपॉर्चुनिटीज क्या है और आप कौन सा रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, ये है सोर। और सोर के बाद जो और एक एनालिसिस है जिसे बोलते हैं पेस्ट एनालिसिस, पी फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, इसका भी एनालिसिस करिए कि हमारे संस्था कौन सी राजनीतिक परिस्थिति में काम कर रहा है, किस इकोनॉमिकल परिस्थिति में काम कर रहा है, किस सोशल परिस्थिति में काम कर रहा है, किस टेक्नोलॉजिकल परिस्थिति में काम कर रहा है, और आने वाले 3 साल में पॉलिटिकल चेंज होगा क्या, इकोनॉमिकल चेंज लग रहा है कि नहीं, सोशल चेंज हो रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजिकली चेंज हो रहा है कि नहीं, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको 2 बोला, सोर एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस, ये आपका स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम में ये 2 टूल इस्तेमाल करके आपको जो मैंने ये यहाँ पे दिखाया है, ये वाला स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइएगा, तो पावरफुल स्ट्रेटेजिक प्लान होगा। यही कहते हुए मेरा बात को मैं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबों को थोड़ा बहुत मैंने बोल पाया जो बोलना चाह रहा था। Sir, what is the important role with stakeholders about running new project or program, and which effective points is done by social worker in this project and program? प्रोजेक्ट अगर बात करेंगे तो स्टेक होल्डर एनालिसिस, मैंने जैसे बोला है कि न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर एनालिसिस अगर आप नहीं करोगे प्रोजेक्ट वाइज तो बहुत मुश्किल होगा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। बीच में जैसे मैंने उदाहरण दिया है, बीच में बहुत मुसीबतें आ सकता है और आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से रिजल्ट की तरफ नहीं जाए। तो नया प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर एनालिसिस, हर प्रोजेक्ट ऐसा कि उस प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है, हर एक एक्टिविटी के लिए भी आपको स्टेक होल्डर एनालिसिस करना है। इसलिए आप सिर्फ प्रोजेक्ट के शुरू में स्टेक होल्डर एनालिसिस कर दिया और एक रिपोर्ट बना के प्रोजेक्ट प्रपोजल में लगा दिया और डोनर से आपका अप्रूवल आ गया, वो करने से आप नहीं सोचिए कि स्टेक होल्डर एनालिसिस कंप्लीट हो गया। हर एक एक्टिविटी, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो गांव में तो आप स्टेक होल्डर एनालिसिस भी करो। अवेयरनेस प्रोग्राम में कौन आएगा, कौन उसके साथ रहेगा, कौन उसके अगेंस्ट में रहेगा, कौन उसको और अच्छा बनाएगा, उनको कैसे ले, तो आपको हर एक एक्टिविटी का भी स्टेक होल्डर एनालिसिस करना पड़ेगा। What is the major quality in social worker to influence stakeholder? कम्युनिकेशन। अगर आप बोलेंगे कम्युनिकेशन, आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हो आप, और कम्युनिकेशन सिर्फ इमोशनल तो होना ही चाहिए, मैं उसमें हूँ, पर फैक्चुअल, लॉजिक और रैशनल होना चाहिए। आप मैं जानता हूँ कि जब मैंने मलेरिया को लेके काम कर रहा था, मेरा नॉर्थ बंगाल में बहुत मलेरिया प्रोन एरिया है, और मैंने जब सीएमओच ने मुझे बुलाया कि एंथनी आइए, आप क्या काम कर रहे हो, सीएमओ हमको नहीं बता रहे हो, आप लोग काम कर रहे हो, और तब उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया, मुझे नहीं पूछ के आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने गलती किया, सीएमओच को अपना स्टेक होल्डर नहीं माना। पर जब सीएमओच से बात कर, सीएमओच को मैंने तथ्य दिया कि सर हाँ ये गलती हो गया, आपसे बात नहीं किया, पर हम ये काम कर रहे हैं ऐसे, तो खुश हो, बहुत अच्छा काम कर, वेरी गुड, आप हमसे संपर्क में रहिएगा, हम लोग भी। और उसके बाद सीएमओच हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते थे, और कुछ भी मलेरिया के बारे में कुछ बोलना है तो हमें एंथनी आओ, आज प्रोग्राम है, आज यहाँ पे आपको जाना होगा, आप करिए। तो मैंने देखा कि मेरा कम्युनिकेशन, थोड़ा हम्बलनेस, समझना, लिसनिंग, ये सब मैंने सही किया, तो स्टेक होल्डर ऑटोमेटिक, ये ही क्वालिटीज सोशल वर्कर में होना चाहिए। हम झगड़ा करने के मोड में नहीं होना चाहिए, समझाने के मोड में होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन लेने का एटीट्यूड रखना।
सिविल सोसाइटी के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा चुनौती एक है सोच का। हम लोग बहुत बार सोचते हैं, उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, समय बदल रहा है, वो एक चुनौती है। सेकेंड चुनौती मुझे लगता है कि अच्छा से अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना है, रिसोर्सेस का अभाव। अभी रिसोर्सेस मतलब दो प्रकार, ह्यूमन रिसोर्स माने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाना, डिजिटल प्रेजेंस को समझना और ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस देना कि इस तरीके से चलिए, वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स का अभाव है। और फंड का भी डिजिटल प्लेटफॉर्म करने के लिए और सही तरीके से करने के लिए आपको रिसोर्सेज जरूरत है। कुछ आप जैसे बोले हैं कि ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, जिसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, और अच्छा से करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। इसलिए हम लोग को डोनर के साथ अच्छा से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक संस्था हूं, मैं आपसे पैसा लिया हूं और मैं अगर डिजिटल में उसको दिखा रहा हूं तो मेरा भी फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन करके डोनर को भी एडुकेट करना पड़ेगा कि अभी डिजिटल प्रेजेंस के लिए चाहिए। आईजीएसएस को वेबसाइट में रहना पड़ता है, आईजीएसएस का पूरा एमआईएस सिस्टम ऑनलाइन है, हमारा सर्वे ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, हमारा ऑफिस में लीव एप्लीकेशन से लेके सब कुछ। पर इसको बनाने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन्वेस्ट करना पड़ा। तो दैट इज द बिग चैलेंज आई थिंक। और ह्यूमन रिसोर्स जो समझता है, प्लस हमारे जो मैनेजमेंट है उनको ये समझना कि अभी समय बदल रहा है, डिजिटली हमें प्रेजेंस होना है। ये तीन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है। ये अगर आप एड्रेस कर पाओ तो आई थिंक मच ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। और एक बात है कि आप डिजिटल प्रेजेंस में आपका मैसेज, आप कैसे बोलना चाहते हो, कौन सा बात कहना चाहते हो, आप कैसा डायलॉग, कैसा स्लोगन, कैसा कैप्शन लगाना चाहते हो, कैसे पिक्चर देना चाहते हो, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आज की जो सत्र में हमने जो सुने एंटोनी सर को, उसके बाद एक छोटी सी एक पेज का क्या है आपके लिए असाइनमेंट है। इसे वर्ड फाइल में हम आपके साथ व्हाट्सएप और ईमेल से साझा करेंगे। आपको सिंपली करना ये है, आपकी संस्था के नाम, पूरे संस्था के नाम और एड्रेस के साथ प्रॉपर एड्रेस, जिसमें जैसे कि फ्लैट नंबर हो, स्ट्रीट हो, पोस्ट कोड, पिन कोड हो या पोस्ट ऑफिस, ताकि कल को कोई भी अगर हमें कम्युनिकेशन मटेरियल या फिर ऐसे कोई चीज भेजना है तो उसमें हम लोगों को कोई इश्यू, दिक्कत ना हो। तीसरी पॉइंट रहेगी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या चीफ फंक्शनरी, आपकी संस्था के मुख्यस्थ कौन है और चीफ फंक्शनरी कौन है, और की कॉन्टेक्ट पर्सन कौन रहेंगे। संस्था के हेड तो कई सारे रहेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे अगर किसी के साथ ओवर द फोन भी चर्चा करना है तो वो कौन व्यक्ति होंगे जिन्हें हम संपर्क करेंगे, उनकी नाम भरिएगा। नेक्स्ट होगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके ऑफिस के टेलीफोन या मोबाइल नंबर, फिर आपका ऑफिशियल या पर्सनल ईमेल आईडी जो आपको कन्वीनियंट लगे। हम प्रेफर करेंगे आप अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर करें। फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, और आज की जो डिजिटल प्रेजेंस की भी जो एंटनी सब जिक्र कर रहे थे, वेबसाइट की होना बहुत जरूरी है, जो एक ऑथेंटिसिटी देती है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस के बारे में या फिर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में। जिन संस्थाओं की वेबसाइट नहीं है वो अपने संस्था के ऑफिशियल ट्विटर आईडी या फेसबुक पेज आईडी या लिंक्डइन या यूट्यूब कोई भी ऐसे लिंक शेयर कर सकते हैं जिसे देख के हम लोग एक्सेस कर पाए कि हाँ ये वही संस्था है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपकी संस्था किस साल में मतलब स्थापना की गई है, स्थापना ईयर भी यहाँ लिखिएगा। रजिस्टर्ड अंडर, आपकी संस्था किस एक्ट के अंतर्गत, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कंपनी एक्ट हो, किसके अंतर्गत रजिस्टर किए गए हैं आप यहाँ लिखिएगा। उसके अलावा अदर रजिस्ट्रेशन जैसे 12A सर्टिफिकेट है, ATG, FCRA की बात करते हैं, दर्पण है जो कंपल्शन है नीति आयोग की पोर्टल पे, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। और आजकल जो नया ट्रेंडिंग चल रहा है, अगर हमको CSR के साथ जुड़ के काम करना है तो CSR फॉर्म 1 भरना ही है। इन सारे अगर अदर रजिस्ट्रेशन इन सारे अगर आपके पास है तो आप इसमें भर दीजिएगा। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ फंक्शन, आपकी संस्था कहाँ कहाँ काम करता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, जिला के लेवल पे हो, राज्य स्तर पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, आपकी संस्था की एरिया ऑफ वर्किंग जो है कहाँ कहाँ काम करता है जियोग्राफिकली, आप अपनी संस्था की एरिया लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेस्ट बंगाल से है तो आप लिख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में किस जिले में काम कर रहे हैं, किस एरिया में काम कर रहे हैं। थर्स्ट एरिया,
एरिया ऑफ वर्किंग, खास करके आपकी संस्था किस किस इश्यू पे फोकस करती है, चाहे वो शिक्षण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वॉश के ऊपर बात हो, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, पर्यावरण हो, अन्य कई ऐसे इश्यू हो सकते हैं जिनके ऊपर आपकी संस्था ऑलरेडी काम कर रही होगी। तो आप यहाँ पे थर्स्ट एरिया लिख सकते हैं। ये एक पेज की वर्ड फाइल होगी जो हम आपके साथ ओवर द मेल और हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप बनी हुई है उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सभी पार्टिसिपेंट से कि आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द कंप्यूटर से टाइप करके या अगर पेन से आप लिखेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप उसे कैपिटल लेटर्स में लिखें ताकि हमें नाम या एड्रेस आइडेंटिफाई करने में कोई इश्यू ना हो। और इन सारी डिटेल को फर्निश करने के बाद आप इसे जैसे हर बार आप करते हैं उसी तरह राकेश सर, हमारे साथी राकेश सर जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, उनके साथ साझा करेंगे मेल के साथ। मेल के ऊपर मेल आईडी है उनके rakesh@vykonline.org। अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर कोई इश्यू रहती है या कोई अगर प्रश्न है इसके बारे में तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ओवर द फोन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए ये सिंपल बहुत ही सरल असाइनमेंट है जिसमें आपको ज्यादा ना कि सोचना है ना ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी किस विषय के बारे में क्या लिखना है। आज के विषय ये है आपकी संस्था की प्रोफाइलिंग बनाना है। आई होप दिस वाज कन्वीनियंट फॉर यू। मैं सबसे पहले उदय सर का और अजीत सर एवं VY के टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं विश्व केंद्र और बॉस के विशेष आभारी हूं कि जिन्होंने हमें ये सुअवसर दिया कि हम 4 मंथ में अपने कोर्स को चला सकें। आज ये हमारा सक्सेसफुल 9वां मॉड्यूल है और हमें आशा है कि हम अपने 10वें मॉड्यूल को और शानदार तरीके से समापन सत्र की तरफ ले जाएंगे। और विशेषकर मैं एंथोनी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, हरीश जी का, जिन्होंने कि पूरे इस मॉड्यूल में बनाने में और उसको चलाने में बहुत ही हमारी मदद की है। एंथोनी सर, आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसके लिए हम लोग बहुत ही दिल से कायल हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको अपने दिल से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और सभी अपने साथियों का जो कोऑपरेशन के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.